नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। आज फैसला हो गया कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही असली बॉस है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एलजी को खबरदार कर दिया है कि वो केजरीवाल सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली में रूटीन के कामों के लिए एलजी की मंजूरी लेना सरकार के लिए जरूरी नहीं है। ये संविधान पीठ का फैसला है कि एलजी सिर्फ उन्हीं मामलों को राष्ट्रपति के पास रेफर कर सकते हैं जो बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण हो। क्या अब दिल्ली में केजरीवाल के लिए सरकार चलाना आसान हो गया है? क्या अब एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच टकरार खत्म हो जाएगी? आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस। बीते 3.25 साल से दिल्ली में ऐसा कोई मामला नहीं था जिस पर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में टकराव न हुआ हो। 3 साल से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर राजनीतिक और कानूनी जंग भी चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी को दिल्ली का बॉस बताकर केजरीवाल सरकार का संकट और बढ़ा दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में उपराज्यपाल प्रशासनिक प्रमुख तो है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार की अनदेखी नहीं कर सकते। उपराज्यपाल चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है। संविधान पीठ ने माना कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि एलजी दिल्ली सरकार के हर फैसले को राष्ट्रपति के पास रेफर कर दे। दिल्ली सरकार को हर मामले में एलजी से परमिशन लेना जरूरी है। दिल्ली सरकार रूटीन के मामलों में अपने मन से फैसला लेकर एलजी को बताएगी और एलजी उस पर अपने विवेक से फैसला करेंगे। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आज उन्होंने एक तरह से दोबारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको रीइंस्टेट कर दिया है दिल्ली में। जो 3 साल से बिल्कुल अपना एक तरीके का वातावरण था, उसमें डिसीजंस पे डिसीजंस आ रहे थे, एलजी अपनी मनमर्जियां कर रहे थे, तो उस पे जो है एक अब एक लगाम लगेगी। इस मेजॉरिटी जजमेंट में ये कहा गया कि एलजी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी में काम करें। जहां पे एलजी को अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की कैबिनेट का कोई भी डिसीजन लगता है कि न्यायोचित या संविधान संगत नहीं है, तो वो उससे डिसएग्री कर सकते हैं। इसकी पावर उनको है, और वो जब डिसएग्री करेंगे तो फिर वो उस इशू को प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे। आम आदमी पार्टी ने संविधान पीठ के फैसले को दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत बताया है। इस फैसले के बाद अब ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई खत्म होगी और जनहित के कामों को गति मिलेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तहे दिल से दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें दिल्ली की जनता को उन्होंने सुप्रीम बताया है। अदालत ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है, जनता की चुनी हुई सरकार सुप्रीम होगी, एलजी के पास में मनमानी करने की पावर नहीं होगी। अगर केजरीवाल साहब को इसमें जीत दिखाई देती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अब उनके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। कम से कम दिल्ली रोज अखबारों में ये नहीं पड़ेगी आज उपराज्यपाल से लड़ाई हो रही है, कल प्रधानमंत्री से हो रही है, परसों पुलिस कमिश्नर से लड़ाई हो रही है, और इस तरह से आलोचना, गाली गलौज, धरना, प्रदर्शन से उठ के दिल्ली के अंदर विकास के काम होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अरविंद केजरीवाल को बड़ा करारा तमाचा है। आप 3 लाइनों को खाली अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे से बता दीजिए, वो इंडिया न्यूज देख रहे होंगे, कि संसद का कानून ही सर्वोच्च है। दिल्ली में अराजकता नहीं चलेगी और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हो सकता। यही तीनों तो इनका ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बड़ी क्लैरिटी से कर दिया है। चाहे एलजी के अंडर कोई चीज आए या गवर्नमेंट लोकल के जगह, अगर जो ये टुगेदर नहीं चलेंगे और कॉन्फ्लिक्ट में चलेंगे तो नुकसान किसका होगा? दिल्ली का होगा ना। तो सवाल है कि क्या इसके बाद एलजी और मुख्यमंत्री के बीच का टकराव कम हो जाएगा?
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज गुप्ता हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, नवीन कुमार हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हरिशंकर गुप्ता जी है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और विवेक शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले पंकज जी आपके पास आऊंगा, मुझे ये बताइए कि क्या अब टकराव खत्म हो जाएगा? जैसा कि आपने आज सुना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक जजमेंट दिया। उन्होंने ये अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल उन्होंने तय कर दी। ये बता दिया कि दिल्ली सरकार जो कि जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। जो दिल्ली सरकार जो निर्णय लेगी उसे मानने के लिए एलजी साहब बाध्य होंगे। वो हर फाइल को वापस नहीं भेज सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। और मुझे लगता है कि अगर एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसको मानेंगे तो मुझे लगता है टकराहट काफी हद तक अब कम हो जाएगी। अभी तक यही समस्या थी कि ये क्लियर नहीं था कि ज्यूरिडिक्शन कैसे और किसका है। हाई कोर्ट ने जो भी अपना निर्णय दिया था और उसके बाद से एक ऐसा अवरोध शुरू हो गया था, और मुझे लगता है कि अब इसके बाद इस अवरोध को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से बहुत राहत महसूस करेगी और वो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, आप धन्यवाद देंगे नवीन? क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा प्रिटेक्स्ट था कि एलजी से काम रुकवा दो दिल्ली सरकार का, वो अब नहीं होगा। बहुत अच्छा हुआ दीपक भाई, चलिए अच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब दिल्ली की जनता के लिए बिजली के दाम कम हो जाएंगे, जो उन्होंने चोर दरवाजे से बढ़ाए हैं। सभी को पानी के कनेक्शन मिल जाएंगे, जो उन्होंने वायदा किया था। अब तक पानी के कनेक्शन पूरी दिल्ली तो छोड़िए, दिल्ली के 1/3 हिस्से के लोगों को भी नहीं मिले हैं। सभी को स्कूलों में 12वीं तक शिक्षा जो फ्री करने की बात थी वो फ्री कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक जो बसें कम हुई थी वो बढ़ा लेंगे, और जो मेट्रो के फोर्थ फेज की अनुमति देनी है, जो केजरीवाल साहब के पास फाइल पड़ी हुई है, उसको भी क्लियर कर देंगे। मुझे लगता है कि कम से कम दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू होंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी, पहले भी थी। और ये तो निश्चित है, नियम है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो राज्यपाल या उपराज्यपाल हो, वो संविधान के खिलाफ तो काम कर ही नहीं सकते। नहीं, उपराज्यपाल ब्यूरोक्रेट नहीं होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में मैं वही कह रहा हूँ, राज्यपाल या उपराज्यपाल या कोई ब्यूरोक्रेट कोई भी संविधान के खिलाफ काम कर ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने तो कोई किया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, इसका मतलब अभी तक उपराज्यपाल संविधान के खिलाफ काम कर रहे थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आदेश अभिनंदन भाई किया है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि जो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि चुनी हुई सरकार जो है वो सर्वोपरि है। बिल्कुल सत्य है, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन वो काम करे ना। बिजली के दाम हम एलजी ने बढ़ाए क्या? पानी के कनेक्शन देने के लिए एलजी ने बढ़ाया क्या? न्यूनतम मजदूरी जो था, सरकार ने फैसला किया, केजरीवाल सरकार ने कि न्यूनतम मजदूरी दी जाए। दीपक जी, इसमें क्या दिक्कत थी कि उपराज्यपाल इसको फाइल को क्लियर कर दे? एक दिनहीन का मामला था, आपने वो फाइल रोक ली, आपको उसमें अठन्नी भी नहीं देनी, लेकिन आपने रोक ली। मामला ये है कि सौहार्दपूर्ण ढंग से काम क्या हो रहा है। आपको याद होगा, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, खुराना जी आए, दोनों में बहुत बढ़िया ढंग से काम हुआ। उसके बाद हम वाजपेयी जी और शीला जी के बीच में बहुत बढ़िया ढंग से काम हुआ। अब कोई सौहार्दपूर्ण जिम्मेदार कौन? नहीं, ये फैसला भाई आप बुलाकर के चीफ सेक्रेटरी घर में मारेंगे तो उसके बाद नहीं ब्यूरोक्रेट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। शकुंतला गैमलिन को दीपक जी एक बेहतरीन एक महिला, उसको बिना बात के आपने अपमानित किया, बिना बात के उसको भ्रष्ट बता रहे हैं। मतलब कहना ये दीपक भाई, ये लोग काम ना करके अपना घड़ा किसी और के सिर पे जाकर दोनों तरफ से दीपक जी, और उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि हमको तो एलजी काम नहीं करने दे रहे। अब मैं कहता हूँ आज फैसला आया है, कल बिजली के दाम कम हो जाएंगे, कल लोगों को पानी कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं पंकज जी से यही बात पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दिल्ली सचिवालय, जहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रोविजन को मिस इंटरप्रिटेट करके हर काम पे टांग अड़ानी शुरू कर दी। हर काम पे एकदम पॉलिटिकल वेंडेटा मोदी जी की तरफ से उन्होंने शुरू कर दिया यहां पे। तो इस आदेश के बाद अब आज जो आदेश आया, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसके बाद एलजी साहब के पास में अब यह पावर नहीं बची है कि दिल्ली सरकार उनसे कोई परमिशन लेगी किसी डिसीजन पे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे सब्जेक्ट पे यह आदेश कहता है कि अब दिल्ली सरकार को एलजी साहब से कोई फाइल परमिशन लेने के लिए जरूरत नहीं है, अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं है। मैं उसको लाइन पढ़ दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात खत्म कर दी है। तो अब मैं थोड़ा सा जो ऑर्डर है उसको भी पढ़ना चाह रहा हूं आपको। ये कह रहे हैं द सेड प्रोविजन
इंटेंट जो दिल्ली सरकार बनाने का, दिल्ली में असेंबली बनाने का प्रोविजन है, द सेड कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंट टू प्रोवाइड for capital a directly elected legislative assembly which shall have legislative powers over matters falling within the state list and the concurrent list barring those expected and a mandate upon the LG to act on aid and advice of the Council of Ministers except when he decide to refer the matter to the President of final decision. इसमें कोई dispute नहीं था, ये है. At the same time, the Legislative Assembly of Delhi also has the power to make law over all those subjects which figure in the concurrent list and all but 3 excluded subject in the state list. तो मनीष सिसोदिया खुशी जाहिर कर रहे हैं. सुभाष, पंकज जी मुझे ये बताइए कि अब क्या पानी के बिल और बिजली के बिल कम हो जाएंगे? पानी कनेक्शन नहीं है. पहली बात तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है कि बिजली के बिल बढ़े हैं या पानी के बिल बढ़े हैं. तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि झूठ बोलने की आदत अगर खत्म की जाए बीजेपी की तो बहुत सारी चीजें वैसे ही सुधर जाएंगी. एक तरफ वो अधिकार वापस लेते हैं. अब आप मुझे क्या लेने दीजिए, जो लोग आएंगे मुझे आप कहने लेने दीजिए. अब आप बीच में बोलेंगे. जब आप बोलते हैं तो मैं तो बीच में बोलता नहीं हूं. या तो आप मुझे बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए. अब दिल्ली की जनता अगर आपको देख रही होगी तो उसका जवाब वही देगी कि उनके बिल बढ़े या नहीं बढ़े. मैं जवाब दूंगा ना, मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब देने दीजिए. मैं दिल्ली की जनता को जवाब दे रहा हूं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? दीजिए पंकज जी, दीजिए. सबसे बड़ी बात है कि झूठ बोलने की आदत. हाँ, तो पहली बात, जितने काम अटके हुए थे, अगर आप बात करें सीसीटीवी कैमरा की तो बताएं फाइल क्यों रुकी हुई है. घर घर में राशन कार्ड, राशन पहुंचाना है, हम इसके बारे में इतने दिनों से बात कर रहे हैं, वो फाइल क्यों रुकी हुई है? जवाब अगर वो दें कि इतने सारे काम, अभी आप लोगों ने भी कामों की बात की, सब काम रुके हुए हैं, फाइलें कहीं ना कहीं पे रोक दी गई हैं. किसी भी बात के ऊपर रोक दी जाती हैं. अगर फाइलें रुकना बंद हो जाएंगी तो अपने आप सारे काम होंगे, और जब काम होंगे तो फिर कोई सी अड़चन लगाने की कोशिश की जाएगी. इसी तरह से झूठ फैलाया जाएगा कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, पानी के दाम बढ़ रहे हैं. अरे भाई, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो सरकार कर रही है उसे तो करने दें. 20 राज्यों में आप कहते हैं कि हमारी सरकार है, वहां तो कुछ होता नहीं. एक बात वहां की कर नहीं सकते आप, जहां पे विश्व भर से कहा जाता है कि यहाँ सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ सबसे अच्छा. सर, अब बात सुन लो, जब आप बोलोगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा. आप मुझे बोल लेने दो. तो भाषण, चुनावी भाषण, चुनाव के अंदर चैनल पे आधे घंटे की डिबेट है, आधे घंटे आपका भाषण सुनना होगा. ये आप लोगों को आप बोलने दें. पानी के कनेक्शन आपने कितने दिए बता सकते हैं? आबादी के अंदर कितने पानी के कनेक्शन है? आपको मालूम है क्या? क्या माफिया पानी का, आपके पानी का राशन दे नहीं सकते? आप कहते हैं आपके लोगों का पानी का माफिया बंद हो गया तो इतना गुस्सा क्यों? सर, आपके पानी का माफिया बंद हो गया, आपके टैंकरों का माफिया, तो इतना गुस्सा क्यों? पानी अच्छा, ठीक है. एक मिनट, प्लीज. हरिशंकर गुप्ता जी के पास चलते हैं. हरिशंकर गुप्ता जी, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप क्या अर्थ निकालते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल को अब खुली छूट मिल गई है? देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ में एक इशारे से अरविंद केजरीवाल को बता दिया है कि भैया तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अराजकता छोड़ के अपना काम करो. और जो भी स्थिति हाई कोर्ट का जो फैसला 2016 के अंदर आया था, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें कोई फर्क नहीं है. संविधान के दायरे में काम करने की बात पहले भी थी, आज भी संविधान के दायरे में पहले काम करने की बात कही गई है. 3 सब्जेक्ट जो पहले थे, जो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं थे, आज भी वही बात कही गई है. लेकिन सवाल ये है, अगर काम करने की नीयत होगी, काम करना चाहते होंगे, तो वो काम आज भी करेंगे, कल भी कर सकते थे. अगर काम करने की नीयत नहीं है तो आज भी काम नहीं कर रहे हैं, कल भी काम नहीं कर रहे हैं. ये इसको राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से मत देखें. दिल्ली की जनता त्राही कर रही है, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है. अब लोगों के बीच में जाकर अब इनके पास कोई बहानाबाजी नहीं है, अब काम करने की कोशिश करें. तो राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से मत देखें. दिल्ली की जनता त्राही कर रही है, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है. अब लोगों के बीच में जाकर अब इनके पास कोई बहानाबाजी नहीं है, अब काम करने की कोशिश करें. काम करने की कोशिश करें. विवेक जी, मुझे एक बार बताइए,
क्या जो इंटरप्रिटेशन मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि अब हमें एलजी के पास जाने की जरूरत नहीं, पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार हमारे पास है, क्या ये हकीकत है अगर हम उसको इंटरप्रेट करें जजमेंट का? तो नहीं, मैं वो स्वतंत्र है अपने जो भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक सीमाएं होंगी। और मैं आपको पहले लेके जाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इतिहास में, बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। 1951 में दिल्ली में पहली बार चुनाव हुए, 52 में सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार, चौधरी ब्रह्म प्रकाश की सरकार, और वो बार बार नेहरू जी के पास जाए, बार बार गृह मंत्री के पास जाए, हमें और अधिकार दो और अधिकार दो, वो सरकार गिरी। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो इस बात को मानेंगे, उनको हटाया गया। उसके बाद लंबे समय तक दिल्ली में विधानसभा नहीं रही। एक देखिए, आप सौहार्दपूर्ण ढंग से ही काम कर सकेंगे। ये इस दिल्ली में हमने पिछले 20-25 साल में देखा, नरसिम्हा राव और खुराना जी के बीच में बढ़िया ढंग से काम चला, वाजपेयी जी और शीला जी के बीच में बढ़िया ढंग से काम हुआ। आप कन्फ्रंट्रेशन से दिल्ली का विकास नहीं होगा, सत्यानाश हो रहा है कदम कदम पे। और देख लिया आप, अहंकार की हालत यह है कि एक बहुत ही ब्रिलियंट IAS अधिकारी शकुंतला गैमलिन को आपने बिना बात के करप्ट है। अरे भाई, क्यों किसी पे भी आप आरोप लगा दो? और जो शक्तिशाली आदमी है, कपिल सिब्बल हैं या अरुण जेटली जी हैं, उन पे आप आरोप लगाते हो, फिर माफी मांग लेते हो, लेकिन आप ब्यूरोक्रेट को जानते हो कि उसकी सीमाएं हैं, उसको आप कह नहीं सकते। मुझे लगता है मनीष जी को भी अब कन्फ्रंट्रेशन छोड़ना चाहिए, प्रेम भाव से काम करे, और एट द सेम टाइम दिल्ली, ये जो केंद्र सरकार को भी, जब बात बात पे आप फाइलें रोक लेते हो, न्यूनतम मजदूरी का जो मामला है दिल्ली में, आपने क्यों फाइल रोक ली थी? किस आधार पे आपने फाइल रोकी है? मतलब, और ये मनीष जी से मैं पूछना चाहता हूं, सिसोदिया जी से, अगर आपके पास दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो दिल्ली पुलिस का खर्चा आप उठाने की स्थिति में होगे, एम्स का खर्चा उठाने की स्थिति में होगे? ठीक है, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन पंकज गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोर्ट ने आज आपके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दिल्ली अराजकता के साथ नहीं चल सकती, इसी तरह का शब्द है। ये अराजक शब्द आपके साथ चिपक क्यों गया है? क्यों आम आदमी पार्टी के साथ अराजकता का शब्द चिपक गया है? देखिए, पहली बात तो यही, उन्होंने जो भी कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल अराजक हैं। पहली बात ये कि हम अराजक हैं, ये बिल्कुल गलत यही कहा गया है। ये आप मानो या ना मानो, अब आप मानो या ना मानो, यही कहा गया है। बोलने लगता है, आपकी आदत बन गई है बीच में बोलने की। आप बीच में क्यों बोलते हैं बार बार? दूसरों को बोलने दीजिए ना। आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात यह है, आप कहिए केजरीवाल के लिए कहा गया है, फिर बीच में बोलते हैं आप फिर बीच में, आप कहिए केजरीवाल के लिए कहा गया है, आपकी बारी में आप कहिए केजरीवाल के लिए कहा गया है ना। अब ये देखिए, अराजक कौन है, किसकी बारी है बोलने की, और बोल कौन रहा है? बात मत करिए। अराजक कौन है ये बताइए आप। वो तो न देश आप फिर से अराजकता कर रहे हैं। आप चुप रहिए तो आगे बात होगी। चुनी हुई सरकार है, वो धरने बैठ जाती है। कोर्ट ने तो अरविंद सबसे पहली केजरीवाल बात को इशारा किया है, है। सुनी हुई सरकार का चीफ मिनिस्टर एक एलजी के घर में जाकर उससे मिलने अगर जाता है और 9 दिन तक एलजी उससे मिलने नहीं आते, अराजक कौन है ये बताइए आप पहले। आप कहेंगे घर में जाने का क्या अधिकार है? अरे भाई, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं जाएंगे? चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं जाएंगे? ये धरना नहीं होता है, इसको धरना नहीं होते हैं। वहां पे जाकर मिलने गए। अगर एलजी अगर अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं तो मिलना चाहिए उन्हें। अराजकता वहां से है, अराजकता अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। जनता की आवाज को उठाने को अगर आप अराजकता कहेंगे तो अभी 3 सीट मिली है, आगे 3 सीट भी नहीं रह जाएगी। इस बात को आप मान के रखिएगा। दिल्ली की जनता की बात करिए, दिल्ली की जनता की बात करिए, दिल्ली की जनता की बात करिए, दिल्ली के अधिकारों की बात करिए। अभी तक एक भी बार आप नहीं कर सकते कि आप करिए। लोकसभा में आ गया, मैं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जब आपने चुनाव से पहले कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, तो आप उससे मुखर क्यों रहे? वो मैंने आज तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। पंकज गुप्ता जी, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूर्ण राज्य नहीं बन सकता। अब इसके बारे में डिबेट होना या अब इसके बारे में उठापटक होना, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो मैं तो यही कह रहा हूं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने अगर संविधान चाहे बदलना तो बदल सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या नहीं बदल सकती? आप बताइए, आप थोड़ा देना है जो संपूर्ण राज्य का संविधान के आज के अनुसार, तो फिर 67 लोगों पार्लियामेंट में डिसाइड होगा ये। अच्छा, आपने दिल्ली पार्लियामेंट में, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिसाइड होना चाहिए। 60 साल में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिराया कि जो आदमी नेताओं को गाली दे उनको समझता है सच्चा है।
और यही सोच करके लोगों ने सोचा अरविंद केजरीवाल सच्चा आदमी है। लेकिन गालियां दे दे करके आप सत्ता में आए, बाकी सबसे माफी मांग ली और आकर के लूटपाट मचा दी आपने। आप मुझे बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर कितने जितने आपने बनाए हुए हैं? आपके पास डॉक्टर है नहीं, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए आपने। कितने जो है इस समय अपने लोग वहां इलाज कराने के लिए आते हैं, वो भी आपके पास कोई खाता नहीं है। राशन की दुकानों पर आपके पास राशन नहीं है, आप थैली में राशन दे नहीं सकते, लोगों के घरों में बोरियां पहुंचाने की बात करते हैं। सारी दुकानें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने दी है। आपने मुझे बता दिया ट्रांसपोर्टेशन में कितनी बसें बढ़ाई है, आपने कौन सा काम किया है? आप कहते हैं कि फाइल भेज दीजिए, फाइल भेज दीजिए। अगर आप भाई सीसीटीवी लगाना चाहते हैं तो अपने रिश्तेदार को ही देंगे क्या टेंडर? वो ऐसा कौन सा कानून है कि जो केजरीवाल करेंगे अपने रिश्तेदारों को टेंडर देंगे, इसलिए उसको ठीक होना चाहिए। आप दिल्ली को कब तक लूटेंगे? लोन बढ़ाने के नाम पर आपने दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ा दिए, सब लोग परेशान है। सर, इसमें पानी के कनेक्शन एक छोटा सा नहीं, आज भी टेंशन है। आज दिसंबर में चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बड़ी महामारी आती है, आपने अभी तक उसकी बैठक नहीं बुलाई, चलाई गई है। विवेक जी, ये आज भी ये मैं दिल्ली सरकार मनीष जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों जो स्कूल हैं दिल्ली सरकार जो चलाती है, वहां पे विज्ञान कोर्स नहीं है, वहां पे विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती। क्या वहां के बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ना? क्या उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है? इस बात का कोई जवाब देने वाला नहीं है। दिल्ली 6 में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक कहां बनेंगे? विज्ञान की पढ़ाई कहां होगी? मैं खुद दिल्ली का व्यक्ति हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। स्कूलों की हालत, बिल्डिंग सुधारने से सारी स्थिति नहीं बदलेगी। आप देखिए वहां पे अध्यापक क्या है, अभी भी वो वहां के मेधावी विद्यार्थी के कॉपी से पढ़ाई करवाते हैं। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रहे साहब दिल्ली के कारपोरेशन। नहीं, आप स्कूलों के लिए आप बातें करते हैं। मैं दिल्ली में एक राउज एवेन्यू स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं, वहां पे अभी भी मेधावी विद्यार्थियों की कॉपी से को देख के ग्रामर की पढ़ाई होती है। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं है। कौन देख रहा है इस बात को? जवाब दे दे मुझे। ठीक है, अब पंकज जी हमसे जब जुड़ेंगे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन पंकज जी से मेरा सीधा सवाल होगा कि सबसे पहले 5 काम, 3.5 साल तो गुजर गए, सबसे पहले कौन से 5 काम पंकज जी करने की कोशिश करेंगे आज के बाद? क्योंकि आज के बाद उनके पास कोई बहाना, कोई नखरा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। उनके फैसले के बाद कई सारे एवेन्यूज खुलेंगे, कई सारे रास्ते खुलेंगे और अरविंद केजरीवाल अपने तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। सुभाष, पंकज गुप्ता जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपके एजेंडे में कौन सी चीज सबसे ऊपर है और मैं ये मानूं कि कल तक इस पर ऑर्डर हो जाएगा सरकार की तरफ से? सिर्फ एक चीज। देखिए, हमारे एजेंडे में नहीं, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कह सकता कि कौन सी एक चीज कल ऑर्डर करेंगे, आज करेंगे। नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए ना से इस बारे में कोई पंकज गुप्ता जी, क्लैरिटी होनी मैं चाहिए। ये कह सकता हूं कि कई सारे एजेंडे हैं। 3.5 साल में आपने ये नहीं डिसाइड किया कि पहला काम हम ये करेंगे? मैं आपको यही कह रहा हूं कि बात एक मुद्दे का तो है नहीं। हो सकता है कल एक नहीं 4 मुद्दे हो जाएं, फिर आप बोलेंगे कि ये आपने 3 क्यों नहीं बताए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए 4 बता दीजिए। मुद्दों में सबसे पहले हमें सीसीटीवी लगवाना है, हमें घरों में राशन पहुंचाना है। मैं लगता है कल एक नहीं 4 मुद्दे हो जाएं, फिर आप बोलेंगे कि ये आपने 3 क्यों नहीं बताए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे मुद्दे। चलिए 4 बता दीजिए। मुद्दों में सबसे पहले हमें सीसीटीवी लगवाना है, हमें घरों में राशन पहुंचाना है। मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, हमें घरों में राशन पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी है, 800 क्लिनिक और खुलवाने हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो कि अब तक रुके हुए थे। हमें टीचरों की नियुक्ति करनी है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हमें हमें परमानेंट बनाना है, न्यूनतम वेज जो अभी तक नहीं बढ़ पाई थी उसको हमें बढ़ाना है। तो ऐसे कई सारे एजेंडे जो हमें करने हैं। अब वो कल ही हो पाएंगे या परसों होंगे ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी अरविंद जी से मेरी बात नहीं हुई है इस बारे में। लेकिन एजेंडा बहुत है और दिल्ली की जनता देखेगी कि किस तरह से काम आगे बढ़ेगा आने वाले समय में, किस तरह से उन्हें राहत पहुंचेगी और वो किस तरह से बहुत बहुत अच्छी तरह से आने वाले समय में अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। हरिशंकर गुप्ता जी ये करेंगे ये काम जो गिना रहे हैं? जी, पंकज जी जो गिना रहे हैं वो काम करेंगे? कहने में और करने में बड़ा फर्क, कहने और करने में बड़ा फर्क है। अब वही देखना है कि आने वाले समय के अंदर ये अपनी बात को कितना सही ठहराते हैं, कितना मानते हैं उस बात को। जितने काम इन्होंने गिराए, अब ये जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक 1000 बनाने की बात कर रहे हैं, लैंड चाहिए उसके लिए, और लैंड इनके प्रीव्यू में नहीं आता, कल से ही झगड़ा शुरू हो जाएगा।
कल से ही झगड़ा शुरू हो जाएगा कि लैंड हमें नहीं मिली है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जितने जोर से पंकज गुप्ता बोल रहे हैं उतनी जोर से ये काम भी कर पाएंगे। ये वही तलाश रहे हैं दीपक भाई जिसमें इनको टशन करनी, काम नहीं करना। मुझे नहीं, बताइए ऐसा क्यों लगता है? मैं इसलिए सरकार है, चुनी हुई सरकार है, 67 सीटों के साथ सरकार बनी है, मजाक है क्या? कुछ बड़ा उम्मीद थी दिल्ली वालों को कि 67 सीटें चुन करके भेजिए, कुछ बड़ा काम होगा। बड़े बड़े वायदे दिखाए थे, नेताओं को कहा था सब भ्रष्ट है, लेकिन खुद जब देखा तो इनसे ज्यादा कोई भ्रष्ट निकला ही नहीं। इनके खुद रिश्तेदार अरविंद केजरीवाल के पकड़े गए हैं आपके सामने, कहीं दूर मत जाइए, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनको उन्होंने काम दिए। मुझे मैं बताता हूँ, 2-3 चीजें मुझे बताने दीजिए। मेरा इस पे आपत्ति है, बहुत बड़ी आपत्ति है। बिल्कुल आप अपना जवाब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर कि इनको सीसीटीवी लगाने तो अपने रिश्तेदार को टेंडर देने। इनको जो है ये अपना अगर इन्हें कुछ कहना है तो ये बताएं कि इन्होंने चुनावी जुमला क्यों कहा था 15 लाख का। आप दिल्ली वाले पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आप चुनावी जुमले के बारे में कहिए। 15 लाख निकल गया भ्रष्टाचार आपका। आप सुनिए ये पंकज बताएं जी, कि दिल्ली जब तड़प रही थी तब अरविंद केजरीवाल एयर कंडीशन कमरे में भरने के नाम पर बैठे थे जी के यहाँ पर। वो दिल्ली वाले के पास नहीं थे। दिल्ली की सड़क पानी के लिए तरस रही थी, दिल्ली वाले तो पानी के लिए आपस में झगड़े हुए मदर हो गए। उस समय अरविंद केजरीवाल बंगलोर में थे। आप जानते हैं क्या है उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनके पास पूरी दिल्ली के अंदर केवल एक विभाग है और वो विभाग है जल बोर्ड। वादा किया था कि मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। आप पानी के कनेक्शन लगा नहीं सकते, आप लोगों को पानी दे नहीं सकते। 15 लाख रुपए आपने पानी स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी और उसके बाद आप पहले आप ये करेंगे वो करेंगे। अरे बातों से काम नहीं चलता। बताइए कि कब तक झूठ बोलेंगे आप? कब तक दिल्ली की जनता को समझेंगे? ऐसा बड़ा जुमला देते हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आप जवाब दीजिए पंकज गुप्ता जी, आप जवाब दीजिए। बोले थे मेरी बात समझ आई, मैंने क्या कहा आपको? पंकज जी आप जवाब दीजिए। अगर आप उनका आरोप है कि अपने रिश्तेदारों को टेंडर दिए, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए। अगर वो बोलेंगे तो मैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही जो बिल्कुल सच बात है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कोई टेंडर नहीं दिया, कभी नहीं दिया। वो 50 साल 25 साल पहले से काम कर रहे थे, इसके बारे में तो बताते नहीं है जनता को। कुछ भी बात करके कोई भी आरोप लगाते थे। पिछले 3 साल से 25 एमएलए को जेल भेज चुके हैं, जिसके ऊपर कोई अब आप बात सुनिए 25 एमएलए को आप जेल भेज चुके हैं बिना किसी प्रूफ के जेल भेजते हैं। आप अपनी पुलिस को गलत इस्तेमाल करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता को आपने कहा कि हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और उसके बाद आपके एमपी जाके घरों में दुम दबा के झुक जाते हैं। आपके एमपीज ने कहा कि नहीं, आपके एमपीज ने कहा कि नहीं, पहले आपसे बात हो रही है, आपके एमपीज ने कहा कि नहीं। आपसे मैं जोर से ज्यादा बोल सकता हूँ इसलिए आप चुप रहे। मैं आपसे ज्यादा से जोर से बोलने की हिम्मत रखता हूं। आप पहले जनता को ये बताइए। सर जी, दीपक जी, आप पहले उन्हें बोलिए कि मैं बोलूंगा तो बोले ना बीच में। मंत्री को अगर मेरा जवाब चाहते हैं, पंकज गुप्ता जी अगर बीच में बोलेंगे तो मैं उन्हें बोलने नहीं दूंगा। वो बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं आपको कोई नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा, आप ऐसे बोलेंगे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर आपको कुछ करना है तो आपकी नीति और नियत होनी चाहिए। क्या वो नीति और नियत आपके पास है? क्योंकि 3.5 साल में इसका कोई प्रदर्शन अभी तक लोगों ने देखा नहीं है दिल्ली के। बिल्कुल दीपक साहब, बिल्कुल दीपक साहब, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। जो 3 साल में इतनी परेशानियों के बावजूद दिल्ली की सरकार ने किया है, ये उसी का कारण है कि अगर आप जनता के बीच में आज जाएंगे तो वो कहेंगे केजरीवाल सरकार ही सबसे बढ़िया सरकार है। ये ऐसे नहीं हो गया। बिजली उन्हें आधे दाम पे मिलती है, पानी उन्हें मुफ्त में मिलता है। मैं बताता हूँ, आप सुनो, फिर से आप बोलना शुरू कर देते हो। अराजकता आपने फैलाई है। आप एक टीवी स्टूडियो में आप बिना राजा बने नहीं रह सकते। ये आपका हाल है। किसी को बोलने नहीं देते, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप बोलने दें, आप बोलने क्यों नहीं देते? आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप बोलने दीजिए पहले, आप पहले बोलने दीजिए। आप दूसरों को क्यों नहीं बोलने देते? जवाब सुनिए। आपको जो मन मैं बोल रहा हूं, बीच में हर बात में आप अपनी टांग अड़ाते हैं। आप पहले ये बताइए, आप अच्छा अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप ये, मैं जवाब तब दूंगा जब मैं उनसे सवाल। हाँ, मेरा पहला सवाल यह है कि उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आपके एमएलए, आपके एमपीज कहां छुपे बैठे हैं? आप ये बताइए पहले। आपके एमपीज क्यों दुम दबा के अपने घरों में बैठे हैं? क्यों दिल्ली की जनता की आवाज नहीं उठाते? इसका जवाब दीजिए। 15 लाख रुपए कब आएंगे आप ये बताइए। क्यों चुनावी जुमला लगाते हैं? क्या आप एक चुनावी जुमला के आधार मैनिफेस्टो बनाते हैं? जनता को बेवकूफ बनाते हैं? नीति है, दूसरों को बोलते हैं लीडर है।
वो एक आदमी आपके जो पास कोई काम नहीं है, मास्टर चुनावी है, जुमले उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। टीम के लोगों सदस्य हैं क्या? को बार-बार मैं ये सर जी, कह रहा आप हूं, उस दिल्ली टीम की के जनता सदस्य हैं क्या जो त्रस्त है। चुनावी जुमले आज बनाते दिल्ली की हैं? जनता सर जी, चुनावी जुमले बनाना बंद करिए। दिल्ली आप ये बताइए, कम से दिल्ली कम के एक या सफाई दो सीट बच कर्मचारियों जाएगी। की तनख्वाह क्यों नहीं मैं रिलीज फिर से करते कह हो? रहा हूं, हड़ताल दो पर सीट चलेंगे, बच दिल्ली जाएगी महामारी अगर से आप दिल्ली की डूबेगी। जनता कौन की बात जिम्मेदार होगा करोगे। इसका? अच्छा, एक मिनट मुझे मैं विवेक जी आपको के कह पास रहा जाना है। हूं, विवेक जी मैं मुझे आपको इस कह रहा बात हूं का सर जवाब जी, दीजिए कि आपको जो दो आप सीट- देख रहे हैं आपकी दो सीट सिचुएशन, फिर भी बच उसके बाद जाएगी। आपको लगता है अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचें ये सरकार कल से ही काम करना शुरू कर देगी, बल्कि आज से ही काम करना शुरू कर देगी? देखिए, कोई विकल्प नहीं है, करना होगा। मुझे अगर नहीं करेंगे तो दोनों के पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। जनता की अदालत में जाना होगा तो जनता के सामने इनको जाना होगा। लेकिन मैं पंकज जी से सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन मैं एक पंकज जी आपसे सवाल यह है कि आप हमेशा कहते रहे आपके नेता कि दिल्ली में कॉलेजेस बढ़ाएंगे, कॉलेजेस की संख्या बढ़ाएंगे। अगर दिल्ली में लगभग 70 कॉलेजेस हैं, अगर उसमें सांधे शिफ्ट भी शुरू हो जाती तो दिल्ली का कल्याण हो जाता। आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में चले जाइए, बच्चे कैसे धक्के खा रहे हैं। एक आपने सांधे कॉलेज नहीं शुरू किया। देखिए, अब नया कॉलेज शुरू करने की स्थिति में नहीं आप होंगे। दिल्ली अब आपको 6 एकड़ 8 एकड़ की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आपने इसकी कोई कोशिश नहीं की। आप स्कूलों में सफेदी करवाते रहे, बहुत अच्छा किया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपने कोई कॉलेज नहीं शुरू किया 3.5 साल में। उसके लिए आपको कौन रोक रहा था? आप सांधे ही कॉलेज शुरू करवा देते। 68 कॉलेज हैं, आप कम से कम शुरू तो करवाते, 2, 4, 5, 10 तो करवाते। पहले दिल्ली में कई कॉलेज सांधे थे, दयाल सिंह कॉलेज था, और अब तो जो सुबह वाले कॉलेज है वो जो सांधे थे वो भी अब सुबह शुरू हो गए। मतलब ताकि लोग, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता, नौकरी करना चाहता और पढ़ना चाहता तो कर सकता था। आपने कुछ उस बारे में गंभीरता नहीं दिखाई। क्या कोई गंभीरता नहीं दिखाई? हरिशंकर गुप्ता जी, आपको क्या लगता है किस फ्रंट पर यह सरकार नाकाम रही है? उसके बाद मैं पंकज गुप्ता जी के पास चलूंगा। हरिशंकर जी का फोन कट गया है, शायद उनके साथ जुड़ने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। पंकज गुप्ता जी, मुझे बताइए, इन्होंने एक बड़ा सीधा सवाल पूछा कि आपने इवनिंग कॉलेजेस क्यों नहीं चालू कर दिए। मैं तो आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं कि फ्री वाईफाई कब से मिलेगा? ये 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। बच्चों को फ्री वाईफाई का आपने वादा किया था, 3.5 साल हो गए, वाईफाई अभी तक नहीं लगा। अभी भी 2 साल बचे हैं और फ्री वाईफाई बच्चों को जरूर मिलेगा। इसका वादा सरकार ने किया है, वो सरकार अपना वादा पूरा करेगी, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने सांधे स्कूलों का, सांधे कॉलेजेस की बात की। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता कि उसकी क्या स्थिति थी। मैं इसका जवाब मैं सही मायनों में नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में। लेकिन अगर ये हो सकता होता तो जरूर किया जाएगा और मेरा पक्का विश्वास है कि आपकी अगर ये बात सच है, हजारों बच्चे नहीं किए गए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा, और अगर कारण नहीं है तो ये जरूर होगा। मैं इस पे बात को जरूर रखूंगा। आपने बात रखी है, मैं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फ्री वाईफाई जरूर मिलेगा। मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूँ, सरकार की तरफ से वादा कर रहा हूँ, पूरे काम चल रहा है और ये जरूर बच्चों को हमने वादा किया मिलेगा। हरिशंकर जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है कल से, आज से सरकार काम करना शुरू कर देगी क्या, या फिर टकराव होगा? देखिए, पहले भी काम करने के लिए किसने रोका था? देखिए दीपक भाई, पहले भी काम करने के लिए इनको किसने रोका था? लेकिन काम करने की नीयत होगी तो काम करेंगे। ये बहानेबाजी, राजनीतिक लाभ, ये ड्रामा, ये तमाशा, ये छोड़ना पड़ेगा इनको, ये छोड़ना पड़ेगा काम करने के लिए। लेकिन उससे वो छोड़ नहीं सकते ये। नहीं, गुप्ता जी मुझे ये बताइए, पंकज जी जब तक ये मुझे तमाशा बंद नहीं करेंगे कि अभी भी आप कह रहे हैं कि आप लोग पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए वो पिटीशन लिखेंगे, बूथ पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, यानी पूर्ण राज्य के मुद्दे पर आप फिर टकराव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बावजूद हंगामा करेंगे, राज्य नहीं बन सकता है। मैं इसे दो भागों में बांटता हूं। पहला भाग ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, एक वो बहुत ही अच्छा निर्णय है दिल्ली की जनता के लिए। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के कैबिनेट को, दिल्ली की सरकार को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और जितने काम उस दायरे में हो सकते हैं वो सारे काम पूरे किए जाएंगे। उसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल तत्पर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मुद्दे अभी भी केंद्र सरकार के पास हैं और उन 3 मुद्दों में कुछ चीजें ऐसी फंस जाती हैं कि हम अपने कई सारे काम पूरे नहीं कर पाते। तो
जनता की तरफ से आंदोलन करना, ये मांग करना कि दिल्ली को पूरा राज्य मिले, ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हम क्यों छोड़े? क्या दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली के राज्य का दर्जा दिलाना एक सही कदम नहीं है? अगर सही कदम नहीं होता तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने मैनिफेस्टो में इस बात को क्यों उठाते? क्या उन्होंने उठाकर इस बात को गलत किया? पहले वो बोल दें। नहीं, मतलब टकराव होगा। मैं तो आपकी बात पूछ रहा हूँ, मतलब टकराव होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए। नहीं, टकराव देखिए, आज समझिए, हम ये कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे। इस मुद्दे को उठाने के लिए हमें जो करना है, सरकार पे दबाव, केंद्र सरकार पे दबाव डालना है, हम डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमने भी वादा किया था कि अभी भी लग रहा है कि टकराव की गुंजाइश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम हम कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। गुंडों का गिरोह है जो दिल्ली की सरकार में लोगों ने दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली तड़प रही है, दिल्ली के लोग रो रहे हैं, पानी से तरस रहे, दिल्ली के लोग बिजली से तरस रहे, बिजली के बिल से करंट लग रहा है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। ये तो मतलब शरेआम झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार की हद कर दी। चलिए, अब मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने लैंडमार्क डिसीजन के बाद क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार तेजी से काम करते हुए दिखेगी? क्योंकि दिल्ली की जनता को भी उन्हें जवाब देना है और 3.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल बाद दिल्ली के अंदर चुनाव है। ऐसे में कम वक्त है, लेकिन कम वक्त के दौरान वो टकराव की राजनीति करते हैं या फिर सामंजस्य की राजनीति, इस पर हम सबकी निगाहें लगी होंगी। हमारी इस महाबहस में आज के लिए इतना ही।